तो बेसिकली अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। तो ट्यूबरकुलर मतलब क्या, अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस जो ड्रग्स हम लोग बना रहे हैं। तो ट्यूबरक्यूलोसिस जो है किसके द्वारा कॉज किया जाता है, बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। बेसिकली अगर सिंपल सिंपल से समझना है ना, तो ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ये समझ लो, जो कि फिर अपना ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, पल्मोनरी। तो पल्मोनरी इन्फेक्शन है जो कि बॉडी में अलग अलग जगह फैलता है, तो उसके कारण इन मैनिफेस्टेशन को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन। तो इसमें पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन होता है, पर ये आता है किसकी वजह से, ड्रॉपलेट की वजह से। सिंपल इतना समझ लो। तो बेसिकली जो ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है वही ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। तो एक सिंपल सी बात समझ लो, ट्यूबरकुलोसिस में बेसिक से क्या हो रहा है, जैसे ऑर्गेनिज्म आ रहा है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो अंदर आया, लंग्स के अंदर आया, और लंग्स के अंदर क्या बनाते हैं वो छोटे छोटे ट्यूबरकल्स, इसलिए इसका नाम क्या होता है, ट्यूबरकल का जेनेसिस, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबरक्लूओसिस। ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये ट्यूबरकल होता क्या है बेसिकली, देखो, बड़े बड़े जाइंट सेल्स, स्लीपर लाइक सेल्स, ये सब जो है किसको सराउंड करते हैं, बैक्टीरिया को। जहाँ भी बैक्टीरिया है ना उसको ये सराउंड कर लिए। तो कुछ बैक्टीरिया ये मैक्रोफेज के अंदर चले गए, कुछ यहाँ रह गए, और यहाँ पे स्कारिंग कर दिए। ठीक है ना, टिश्यू में। ये क्या है, लंग्स के अंदर पाया जा रहा है ये सब, ये ट्यूबरकल। तो ये यहाँ पे स्कारिंग कर दिए, और ये कुछ अंदर है कुछ बाहर है। तो वही इसके अंदर क्या इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया भी होंगे, ये जो इसके अंदर पाए गए, जो यहाँ पे पाए गए वो सब क्या होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर बेसिलाई, एक्स्ट्रा सेलुलर बेसिलाई। तो इसमें हम लोग को बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस में इन्हीं बेसिलाई को मारना होता है, और इन जहाँ पे फाइब्रोसिस हो रहा है उसको प्रिवेंट करना होता है, सिंपल। तो इनका यही काम होता है। तो हम लोग जो पहला पार्ट है उसमें पढ़ेंगे कि कितने टाइप के एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होते हैं, और जो दूसरा पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या रिजीम होती है, कैसे ट्रीट करना होता है। ठीक है ना। तो देखो, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। जो स्टैंडर्ड ड्रग्स होते हैं, मतलब क्या, पहले हम लोग को यही देना होता है क्या, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। उसके बाद हम लोग जो रिजर्व में रखते हैं उनको कहते हैं सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ठीक है। तो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में क्या क्या आता है वो हम लोग समझते हैं। तो एक शॉर्ट फॉर्म है, उसको हमेशा के लिए याद कर लो, हिजड़ों से याद कर सकते हैं, हिजड़े होते हैं ना, तो हिजड़े से याद कर सकते हैं, HRZE, या फिर हिजड़े वजह छोड़ो, HRZE डायरेक्टली याद कर लो। तो एच मतलब क्या, हाइड्राजाइड। अब ये हाइड्राजाइड, लेकिन दवाई का नाम ये नहीं होता, जिसको हम लोग जब पूरा पढ़ेंगे ना तो ये होता है आइसोटोनिक एसिड हाइड्राजाइड। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोनियाजाइड, आइसो प्लस एजाइड, आइसोनियाजाइड। तो देखो, ये एच का मतलब हो गया क्या, हाइड्राजाइड, जिसको हम लोग बोलेंगे आइसोनियाजाइड, एच। आर से अपना क्या हो गया, रिफैम्पिसिन। ठीक है। फिर जेड से अपना क्या हो गया, जिसमें जेड एकदम प्रोमिनेंट हो, जिसका साउंड, जिसमें है पायराजिनामाइड, जिनामाइड। ठीक है। और ई से क्या है, इथैम्बिटोल। था एस से क्या है अपना जो लास्ट में चाह रहा हूँ, मतलब क्या, INH, आइसोनियाजाइड। और आर से क्या है, रिफैम्पिसिन। जेड से क्या है, जेड साउंडिंग वाला पायराजिनामाइड। और ई से क्या है, इथैम्बिटोल। ठीक है। ये आजकल रिप्लेस हो गया किससे, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन से, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन। ठीक है ना। पर अभी के लिए हम लोग को बुक में लिखना है, तो अभी इसी से मतलब आंसर लिखने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, किनका, HRZE। ठीक है। तो देखो, पहला अपन लोग पढ़ते हैं एच के बारे में। फर्स्ट लाइन ड्रग है ना, तो फर्स्ट लाइन ड्रग में पहला क्या आ गया, एच, हाइड्राजाइड। तो हाइड्राजाइड है क्या, आइसोटोनिक एसिड हाइड्राजाइड, जिसका दूसरा नाम होता है आइसोनियाजाइड। तो आइसोनियाजाइड क्या करता है बेसिकली, अभी मैंने बताया ना कि जो अपना ट्यूबरकल है उसमें इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर, तो ये दोनों बेसिलाई को मारता है। इसलिए हम लोग इसको टीबी के ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, और कीमो प्रोफाइलेक्सिस, मतलब अभी टीबी हुआ नहीं है पर वो पेशेंट रिस्की पॉपुलेशन के अंदर आता है, तो उसको भी दे सकते हैं। ठीक है ना। तो करता कैसे है, अगर तुम लोग जब माइकोबैक्टीरियम पढ़ोगे ना, ट्यूबरक्लोसिस, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, एराबिनोगैलेक्टिन होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर पे बेसिकली ऐसे ऐसे करके माइकॉलिक एसिड होता है, मतलब जो सेल वॉल को फॉर्म कर रहा है इसको। तो इसका जो सेल वॉल है ना, तो देखो, अगर हम लोग जब ये देते हैं आइसोटोनिक INH, मतलब आइसोनियाजाइड, जब ये देते हैं तो प्रोडक्ट के फॉर्म में देते हैं, ये अपने अंदर के एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हुआ, और वो इनहिबिट करता है किसको, माइकॉलिक एसिड की सिंथेसिस को। और माइकॉलिक एसिड कहाँ था, यहाँ पे अपना सेल वॉल में इसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था, तो इसका सेल वॉल ही नहीं बनेगा, तो डिफेक्टिव सेल वॉल बना। और सेल वॉल ही ख़राब हुआ तो कोई भी अपना मैक्रोफेज आके इसको डायरेक्टली किल कर सकता है, क्योंकि सेल वॉल ही इसको क्या कर रहा था, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, सिंपल।
तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं ट्यूबरक्यूलोसाइडल कह सकते हैं। उसका फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ें तो अगर देखो खाए खाए तो फिर अब्जॉर्ब कहाँ हुआ, गट में हुआ, फिर लीवर में पहुंचा, लीवर में इसने क्या किया, एसिटाइलेशन इसका हुआ, तो एसिटाइलेशन हुआ और एसिटाइलेटेड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ और फिर बाद में धीरे धीरे यूरिन से एक्सक्रीट आउट हुई। सिंपल। तो ये तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसका जो है HRZD आता है। HRZD का फुल फॉर्म क्या है, H से आता है आइसोनियाजाइड, R से आता है रिफैम्पिसिन, Z से आता है अपना पायराजिनामाइड और E से आता है इथैम्ब्यूटॉल। ठीक है ना। तो देखो हाइड्रोजाइड में क्या समझे, ये अपने सेल वॉल अपना बेसिकली इंटरसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों को मारते हैं, इसलिए इसको ट्यूबरक्यूलोसाइडल इफेक्ट होता है। इसलिए इसको टीबी के प्रिवेंशन और कीमोप्रोफिलैक्सिस में यूज करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, माइकोलिक एसिड को इनिबिट करता है। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या हुआ, खाए, एब्जॉर्ब हुआ, लीवर में स्टाइलेशन हुआ, यूरिन से एक्सक्रीशन हुआ, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एडवर्स इफेक्ट समझने के लिए ये दो डायग्राम को याद रखो। यहाँ पे मैंने इसका फोटो क्यों लगाया है, माता जी से माइकोलिक एसिड याद कर सकते हो। तो देखो एडवर्स इफेक्ट में अपने पास दो चीज़ें क्या क्या है, एक तो लिवर है और एक न्यूरॉन है। तो इसके डायग्राम को याद रखो। लिवर में क्या होता है, हिपैटोटॉक्सिसिटी, जबकि न्यूरॉन में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन मतलब न्यूराइटिस। तो देखो हिपैटोटॉक्सिसिटी क्यों होता है, कुछ लोगों का लिवर वीक होता है, तो वीक होता है तो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता है, बैलेंस नहीं कर पाता तो क्या करता है, रैपिड एसिटाइलेशन कर देता है, रैपिड। तो इन बंदों को क्या कहते हैं, रैपिड एसिटाइलेटर। जिनका वीक लिवर होता है ना उनको हम लोग क्या कहते हैं, रैपिड एसिटाइलेटर्स। तो देखो और लीवर किसी भी कारण से वीक हो सकता है, या तो वो रैपिड एसिटाइलेटर्स हैं, या तो बूढ़े हैं, या तो उनका बहुत दारू पीते थे इस वजह से उनका वीक है। अगर ये वीक है ना तो ये इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा और उसके कारण क्या हो जाएगा, लिवर डैमेज हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हिपैटोटॉक्सिसिटी। तो ऐसे जो पेशेंट है ना उनमें हम लोग को क्या देखना पड़ता है, स्पेसिफिक अगर सिम्टम देखना तो जॉन्डिस देखो, जनरल सिम्टम तो एनोरेक्सिया, नोजिया या वॉमिटिंग। तो पहला एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ, हिपैटोटॉक्सिसिटी। इस रैपिड एसिटाइलेटर्स में पाया जाता है। जो स्लो एसिटाइलेटर्स है उनमें क्या होता है, ये आइसोआयनेज जो होता है वो बिना एसिटाइलेशन फॉर्म के बॉडी में घूमने लग जाता है, क्योंकि एसिटाइल धीरे धीरे हो रहा है, नाम ही उनका स्लो एसिटाइलेटर्स। तो देखो अब ये प्योर फॉर्म में चला गया ना अपने बॉडी में, तो ऐसा होता है कि देखो अपना न्यूरॉन है उसके आसपास बहुत सारे केमिकल हैं। तो एक होता है पायरिडॉक्सिन और एक होता है आइसोनियाजाइड। ठीक है। तो क्या होता है, इससे कम्पीट करता है, तो पायरिडॉक्सिन इसके अंदर नहीं घुस पाता है, आईएनएच घुस जाता है, और आईएनएच घुस जाता है तो पायरिडॉक्सिन की कमी हो जाती है जो इसके अंदर अलग अलग काम कर रहा होगा, तो वही ये डिफिशियंसी हो जाती है इसकी, और पायरिडॉक्सिन बाहर भाग जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अगर इसमें अभी तक न्यूराइटिस हुआ नहीं है तो उसको हम लोग 10 मिलीग्राम पर डे दे सकते हैं उनमें जो कि रिस्की पॉपुलेशन है। 10 मिलीग्राम क्या देना है अपने को, पायरिडॉक्सिन, ताकि कंपटीशन में ये क्वांटिटी ज़्यादा हो और इसको ही सप्रेस करके ये अंदर चले जाए। तो पायरिडॉक्सिन ही देना है पर 10 मिलीग्राम पर डे। और 100 मिलीग्राम पर डे कब देना है, जब आपको लगे कि इसके कारण न्यूराइटिस हो चुका है। सिंपल। तो ये इसका हो गया एडवर्स इफेक्ट। तो अपन लोग ने क्या क्या पढ़ा, अपना HRZD पढ़ा। H का मतलब होता है आइसोनियाजाइड, R का मतलब हुआ रिफैम्पिसिन, Z का मतलब हुआ पायराजिनामाइड और E का मतलब हुआ इथैम्ब्यूटॉल। H से हम लोगों ने पहले इसको इंट्रोडक्शन समझा जो कि इंटरसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों को मारता है, इसलिए उसके काम में आता है। किसके, ट्यूबरक्यूलोसाइडल इफेक्ट में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ, माइकोलिक एसिड को इनिबिट करता है, तो सेल वॉल डिफेक्टिव बनता है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या हुआ, खाए, एब्जॉर्ब हुआ, एसिटाइलेशन हुआ और एक्सक्रीशन हो गया। ठीक है ना। एडवर्स इफेक्ट में क्या हुआ, ये दो फोटो याद रखना है बस, लिवर और न्यूरॉन। लिवर में क्या हो रहा है, हिपैटोटॉक्सिसिटी, और न्यूरॉन में क्या होता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस। टॉक्सिसिटी क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका लिवर ही वीक है। तो वीक क्यों हो सकता है, या तो बूढ़े होंगे, या तो उनमें अल्कोहल ज़्यादा पीते होंगे, या रैपिड एसिटाइलेटिस होंगे। ठीक है। और पेरिफेरल न्यूराइटिस किसमें पाया जाता है, जिनमें पायरिडॉक्सिन जब यहाँ आईएनएच कम्पीट कर रहा था, स्लो एसिटाइलेटिस में पाया जाता है। तो उसमें प्योर फॉर्म जो आईएनएच होता है वो कम्पीट करता है पायरिडॉक्सिन से, तो पायरिडॉक्सिन की डिफिशियंसी हो जाती है। तो ठीक करने के लिए या तो 10 मिलीग्राम या तो 100 मिलीग्राम दे सकते हैं। 100 मिलीग्राम कब, जब डिजीज हो चुका है। अगर डिजीज नहीं रिस्क है तो फिर 10 मिलीग्राम ही देना है। रिफेम्पिसिन पे आते हैं। चलो आर, आर क्या है, इसको हम लोग इससे याद कर लो, आर एस क्या, स्टरलाइजिंग एजेंट, ये समझ लो हमेशा के लिए। ठीक है। स्टरलाइजिंग एजेंट मतलब सब कुछ मार देता है, सब कुछ मतलब क्या, इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मार देता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी। और जो देखो क्या मैंने बताया, ये आसपास होता है और बीच में नेक्रोसिस होता है, फाइब्रोसिस, नेक्रोसिस, स्कारिंग, ये सब हो जाता है ना। तो देखो कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ होंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, तो इनको क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्टर। स्पर्टर मतलब क्या है, जो केशियस लीशंस के अंदर पाए जाते हैं, तो है स्पर्टर्स। ठीक है ना। तो ये बेसिकली सबको मार देते हैं, इंटरसेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर और स्पर्टर्स।
तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? पहले वाले का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था माइकोलिक एसिड नहीं बनने दे रहा था। रिफैम्पिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि वो क्या करता है, जैसे डीएनए से आरएनए बनाना है और आरएनए से प्रोटीन बनाना है, तो उसके लिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का काम है, तो ये इसी को इनिबिट कर देता है। इनिबिट कर दिया तो आरएनए नहीं बना, आरएनए नहीं बना तो प्रोटीन नहीं बना, तो बैक्टीरिया मर जाएगी, बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट हो गया। फार्माकोकाइनेटिक्स वैसे ही होगा, खाने से पहले खाओ इसको, गुट में अब्जॉर्ब हुआ, मेटाबॉलिज्म में एसिटाइलेशन हुआ, वही लीवर में एसिटाइलेशन हुआ और वो फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और जो डीएसिटाइलेट हुआ वो बाइल में निकलेगा, और बाइल से फिर बाइल में आया, बाइल में फिर इंटेस्टाइन में पहुंचा, इंटेस्टाइन से फिर लीवर में गया, वहाँ पे एसिटाइलेशन हुआ, और ऐसे घूमते रहेगा। तो इस साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं? एंट्रोहिपेटिक साइकिल। ये समझे कि नहीं? देखो, इंटेस्टाइन था, उससे ड्रग एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड से कहाँ पे गया? लीवर में, लीवर में एसिटाइलेटेड फॉर्म पूरी बॉडी में चला गया, जो डीएसिटाइलेटेड फॉर्म था वो बाइल के थ्रू वापस इधर आ गया। अभी डीएसिटाइलेटेड था, फिर एब्जॉर्ब होकर फिर एसिटाइलेशन हो जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं? एंट्रोहिपेटिक रिसाइक्लिंग। और इसको फिर कहाँ से निकल जाता है? यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, इसकी यूजेस की बात करें तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? इसका इंट्रोडक्शन सिंपल सी बात है, स्टरलाइजिंग एजेंट है। मोड ऑफ एक्शन क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनिबिट करना। फार्माकोकाइनेटिक्स में सबसे मेन है एंट्रोहिपेटिक साइक्लिंग। अब यूज़ देखते हैं। तो यूज है इसका वही, पहले तो टीबी होगा, ठीक है, और मैंने बताया नहीं, स्टरलाइजिंग एजेंट मतलब सबको मार देता है। तो देखो, ब्रेन में भी हेल्प करेगा, ब्रेन के मेनिंजाइटिस में ये हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा को मार सकता है, ठीक है। लेप्रोसी में भी हेल्प कर सकता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे को मारने में, और ब्रूसेलोसिस में भी मार सकता है। तो ये देखो, इस सबका फोटो, ये लेप्रोसी का फोटो है, ब्रेन का फोटो है, टीबी, ये ब्रूसली का फोटो लगा दिया ताकि ब्रूसेलोसिस का ट्रीटमेंट याद रहे, ठीक है। अब अपन लोग देख रहे हैं क्या, इसके एडवर्स इफेक्ट। तो उसके एडवर्स इफेक्ट में हम लोग को 2 फोटो याद करना था, एक लीवर का और एक न्यूरॉन का। इसके एडवर्स इफेक्ट में अपने को 3 फोटो याद करना है, एक लीवर का, एक लंग का, और एक अपना आ गया क्या? स्टमक का। तो देखो, लीवर में हेपेटोटॉक्सिसिटी कर देगा, लंग में फ्लू लाइक सिम्टम्स, वही फीवर, चिल, वो सब, और जीआई का डिस्टेंस तो पता है, नॉजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सब आ रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा हो गया। तो अपन लोग ने रिफैम्पिसिन के बारे में भी ऑलमोस्ट पढ़ लिया। क्या होता है ये? बेसिकली ये स्टेरलाइजिंग एजेंट है, तो सबको मारेगा। खासा शब्द इसमें एक स्पर्टर्स आ जाता है। फिर इसमें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनिबिट कर देता है। फिर उसके फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? वही सेम है, ओरल एब्जॉर्प्शन, ओरल से खाए, गट से एब्जॉर्प्शन। दिक्कत क्या है कि एसिटाइलेशन हुआ, वो बॉडी में गया, पर जो डीएसिटाइलेटेड फॉर्म था, या तो यूरिन से निकल गया, या तो फिर से एब्जॉर्ब होकर एंट्रोहिपेटिक साइक्लिंग में घुस गया। यूजेस वही है, टीबी है, ब्रेन है, लंग्स का ब्रेन हो गया, मुँह पे लेप्रोसी है, और ब्रूसेलोसिस है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट के लिए वहाँ पे 2 फोटो याद किए, अभी 3। वहाँ पे हम लोग याद किए थे हेपेटोटॉक्सिसिटी और न्यूराइटिस। यहाँ पे हेपेटोटॉक्सिसिटी, फ्लू लाइक सिम्टम, जीआई डिस्टर्बेंस। सिंपल। तेज हो गया होगा तो सॉरी, थोड़ा और सीधे करने की कोशिश करूँगा। ये तो एचआर हो गया। अब अपन लोग किसको पढ़ते हैं? जेड। तो जेड का मतलब क्या था? पायराजिनामाइड। तो इसको ये पिरामिड से याद कर लो, पायराजिनामाइड। तो अभी हम लोग क्या पढ़ के आए कि ये इंटरसेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों को मारता है। ये इंटरसेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, स्पर्टर, सब वो तीनों को मारता है। ये बस देखो, पायराजिनामाइड में आई आ रहा है ना, तो इसलिए सिर्फ अंदर वाले को मारता है, मतलब क्या? इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, आइसोनियाजाइड से रिजेंबल करता है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स भी उसी से रिजेंबल करता है। तो एडवर्स इफेक्ट बस एक्स्ट्रा याद कर लो। तो एडवर्स इफेक्ट क्या है इसका? इसका डोज, इसमें भी हेपेटोटॉक्सिसिटी है, लेकिन डोज डिपेंडेंट है, डोज बढ़ाने पे होता है, ठीक है ना। और गाउट होता है। गाउट क्यों? पायराजिनामाइड क्या होता है? यूरेट क्रिस्टल को एक्सक्रीशन को रोकता है, और रोक देगा तो वो जॉइंट जाके जमा हो जाएंगे, और जमा हो गए तो यहाँ पे अपने को पेन होगा, तो उसी को गाउट कहते हैं। जनरल नॉलेज वाले तो चलो ठीक है, ठीक है। तो ये सिंपल था। जेड से हम लोग क्या, पिरामिड से पायराजिनामाइड याद किए। इसका ये याद करना है कि ये बस किसको? अंदर अंदर वालों को मारता है, मतलब क्या? इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मारता है। और इसका इंट्रोडक्शन सेम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम था, फार्माकोकाइनेटिक्स सेम था, एडवर्स इफेक्ट भी ऑलमोस्ट सेम था। एक तो हेपेटोटॉक्सिसिटी दे रहा था, और एक अपना क्या, गाउट दे रहा है। बस ये याद करना है, गाउट स्पेशली इसमें, गाउट। फिर अपना आ जाता है क्या? ई से आता है इथैम्ब्यूटॉल। तो अपन लोगों ने एच पढ़ लिया, अपन लोगों ने आर पढ़ लिया, अपन लोगों ने जेड पढ़ लिया। अब अपन लोग पढ़ रहे ई क्या होता है? इथैम्ब्यूटॉल। तो इथैम्ब्यूटॉल भी वही फर्स्ट लाइन एंटीट्यूबरकुलर ड्रग ही है। तो इसका काम क्या? अभी तक हम लोग 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़े, मतलब 2 ही पढ़े, एक तो कॉपी है। आइसोनियाजाइड में क्या हो रहा है? माइकोलिक एसिड का सिंथेसिस को इनहिबिट कर दे रहा है ना। अपना रिफैम्पिसिन में क्या हो रहा है? अपन लोग डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर दे रहे हैं। अपना जेड पायराजिनामाइड में क्या हो रहा है? अपन लोग सेम टू आइसोनियाजाइड ऑलमोस्ट। इथैम्ब्यूटॉल जो होता है, इथैम्ब्यूटॉल का अलग होता है। इथैम्ब्यूटॉल में क्या होता है? इसमें भी सेल वॉल का ही नाटक करना है।
सेल वॉल में एक एंजाइम यूज होता है, एरोबिनोसिल ट्रांसफरेज एक एंजाइम होता है, वो हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में। तो अगर यही डिफिशिएंट हो गया, यही डिफेक्टिव हो गया, तो सेल वॉल फॉर्म नहीं होगा, सिंपल। हाँ, तो वही दिखा रहा है कि डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इसका, इसलिए इसमें कोई क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं आता कि मतलब ये एंटीबायोटिक्स के लिए, मान लो कोई एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स है, उसका कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, तो उसके लिए अगर रेजिस्टेंस आ गया तो ये इसका तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही दूसरा है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दूसरा है, तो ये आराम से किल कर सकते हैं, इसलिए कोई भी ये वाला रेजिस्टेंस इसमें नहीं दिखेगा, इसलिए इसी को कहते हैं क्रॉस रेजिस्टेंस। तो कोई क्रॉस रेजिस्टेंस दूसरे के साथ नहीं दिख रहा क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दूसरा है, ठीक है ना। इसको अलग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के साथ दे सकते हैं जब भी कोई रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसका तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही अलग है। फार्माकोकाइनेटिक सेम है, ओरल एब्जॉर्प्शन, गट ये, फिर लीवर में स्टाइलेशन, वेल डिस्ट्रीब्यूशन, यूरिन एक्सक्रीशन, सिंपल, ठीक है। तो अपन लोग ने ये पढ़ लिया, तो कंपेरिजन वाइज पढ़ो, उसको इंट्रोडक्शन में पढ़ लिए थे, ये इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों, इसको पढ़े थे स्पर्टस को मारता है एक्स्ट्रा में, इसको पढ़े थे ये इंट्रासेलुलर को मारा था, पायरेजिनामाइड अंदर वालों को मारा था, इथाम्बुटोल का हम लोग पढ़े, तो ये फर्स्ट लाइन बस बताया गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग पढ़ लिए, उसमें माइकोलिक एसिड को मारा जा रहा था, है ना। इसमें क्या हो रहा था, इसमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को निपटाया जा रहा था, इसमें आइसोनियाजाइड जैसा ही था, और इथेम्ब्यूटॉल जो है, इथेम्ब्यूटॉल में अपना ट्रांसफरेज जो है उसको निपटाया जा रहा है, ठीक है। इसका हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा था, इसमें भी एसिटाइलेशन हो रहा था, इसमें भी एसिटाइलेशन हो रहा था, इसमें दो उसके कारण दिक्कत आ रहा था, नहीं इसमें दो उसके कारण रैपिड फ्लो, इसमें भी एसिटाइलेशन हो रहा था, और साथ में क्या हो रहा था अपना एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग हो रहा था, ठीक है ना। इसमें भी सेम चल रहा है, इसका बस फार्माकोकाइनेटिक्स ये भी है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट इसमें हम लोगों ने दो पढ़ा था, एक लीवर और एक न्यूरॉन, इसका एडवर्स इफेक्ट तीन था, एक लीवर था, एक लंग्स था, लीवर, लंग्स और क्या है, स्टमक है, ठीक है ना। अब अपन इथेम्ब्यूटॉल, इसका भी वही सेम, लीवर तो रहेगा ही हर जगह, और दिक्कत क्या है यहाँ पे, गाउट आ जाता है, जॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में इथेम्ब्यूटॉल, तो इसका एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, तो इसमें आ जाता है आँख, ऑप्टिक न्यूराइटिस, तो विजुअल एक्टिविटी घट जाती है, इसलिए इनको हमको इथेम्ब्यूटॉल को बच्चों में नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे बता ही नहीं पाएंगे, वही बता रहा है, अनेबल टू रिपीट, उनके अंदर डिटेक्ट करना भी दिक्कत है, सिंपल, ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट में जनरलाइज नॉजिया, वोमिटिंग, स्किन रैश, वो सब सिंपल। तो ये अपना क्या ख़त्म हो गया, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, समझे। हम लोग एडवर्स इफेक्ट समझे तो हेपेटोटॉक्सिसिटी, पेरिफेरल न्यूराइटिस, इसमें समझे तो हेपेटोटॉक्सिसिटी, फिर फ्लू लाइक सिम्टम और जीआई एबनॉर्मलिटी, और जेड में समझे तो वही गाउट एक्स्ट्रा आ गया, और ई वाले में समझे तो ऑप्टिक न्यूराइटिस एक्स्ट्रा आ गया, सिंपल। पेरिफेरल न्यूराइटिस से चालू किए थे, ऑप्टिक न्यूराइटिस पे ख़त्म कर दिए इस पर, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स। तो सेकेंड लाइन ड्रग्स को हम लोग ऐसे चार ऐसे बड़े से समझाया था थोड़ा थोड़ा, और फिर उसको एक छोटे मोटे क्लासेज में बांट दिया गया। तो जो चार है ना, उनको फोटो से याद करने की कोशिश करो। देखो पायरेजिनामाइड हम लोग पढ़ के आए ना, तो उसका अमाइड निकालो, उस अमाइड से दो अमाइड बना दो, एक है इथियोनामाइड और एक है सल्फोनामाइड, सिंपल, ठीक है ना। तो ये सल्फोनामाइड और इथियोनामाइड को मैंने साथ साथ क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों का लगभग लगभग सब चीज़ सेम रहेगा, तो अमाइड ही है दोनों, इसीलिए। तो देखो आप लोगों ने पायराजिनामाइड से क्या निकाला, अमाइड, अमाइड से हम लोगों ने क्या बना दिया, सल्फोनामाइड और इथियोनामाइड। तो देखो सल्फोनामाइड क्या करता है, और फोलेट सिंथेसिस के एंजाइम को रोकता है, तो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं, मतलब दो का मॉलिक्यूल जोड़ जोड़ के चार नहीं बन पाता है, ठीक है ना। और ये नहीं बन पाता तो बैक्टीरिया सेल वॉल नहीं बन पाता, क्योंकि THFA जो है बैक्टीरिया सेल वॉल का कंपोनेंट है, तो नहीं बन पाया तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फार्माकोकाइनेटिक्स वही है, और एडमिनिस्ट्रेशन और एसिटाइलेशन, ये तो याद कर लिए बार बार, कुछ भी एडवर्स इफेक्ट याद ना आए, हिपैटिक लीवर को डैमेज कर दो तो हिपैटिक डैमेज हो गया, और क्या बोलते हैं नॉर्मल जो करना है तो उसमें क्या, ड्रग फीवर, स्किन रैशेज कर दो, DS और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये रटवा रहा हूँ इसको, तीन को, इनको रट लो, बाकी मैं कोशिश करूँगा अपना। तो हिपैटिक डैमेज हो गया, DST में ड्रग फीवर, स्किन रैश और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, GI डिस्टर्बेंस होता है, तो हम लोग उससे भी पढ़ के आए। क्या बोलते हैं अभी रिफैम्पेसिन में भी देखे थे ना। हाँ अब देख ये क्या होता है, स्टाइलेशन करता है ना लीवर में, तो क्या INH का स्टाइलेशन रुक जाता है, जब इसमें लग गया लीवर तो इसमें नहीं हो पाता है, तो इसलिए INH का लेवल अपने अंदर बढ़ जाता है, और उससे क्या टॉक्सिसिटी हो सकता है, उस पर ध्यान देना होता है, ठीक है ना। तो अपना क्या है, अमाइड था ना, तो पायराजिनामाइड का अमाइड निकाले, उससे हम लोगों ने दो चीज़ बनाया, सल्फोनामाइड और इथेनोमाइड। तो सल्फोनामाइड जो था वो पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड जैसे था, और इथियोनामाइड जो था सैलिसिलिक, उसने क्या किया, DHFA को THFA में कन्वर्ट होने से रोक दिया, ठीक है ना। तो अपना बैक्टीरिया बना नहीं, फार्माकोकाइनेटिक्स में एसिटाइलेशन हो रहा था, तो उसके कारण NIH का लेवल बढ़ जा रहा था,
एडवर्स इफेक्ट तो हटाया गया है। इथेनोमाइड का भी सब सेम है, बस एडवर्स इफेक्ट देखो हेपेटिक को डैमेज नहीं करना है, यहाँ पे आँख और सेंसेशन लॉस्ट हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक आते आते लोग थक गए ड्रग पढ़ते पढ़ते, तो वही ब्लड विजन हो रहा है और इथेनोमाइड हो रहा है, पैराथीसिया हो रहा है, सिंपल। अब डायग्राम देखो, ये साइकिल दिख रहा है तो साइक्लोसिरीन, और ये डॉन दिख रहा तो टेरिजिडॉन, डायग्राम से याद करो, ठीक है ना। और इसका ये सीएनएस में जाता है, इसलिए इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है साइक्लोसिरीन का, ये हेडेक कर सकता है, ट्रेमर कर सकता है, साइकोसिस कर सकता है, सिंपल। तो अपना एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का जो सेकंड लाइन ड्रग्स है ना, उसका हम लोग जो पहला कैटेगरी है उसको हम लोग देख लिया। पैराजिनामाइड से अमाइड निकाले, उसमें सल्फोनामाइड और सल्फोनामाइड और इथेनोमाइड निकाले, दोनों का बस याद करने लायक है। एडवर्स इफेक्ट वही अपना डैमेज कर दो हेपेटिक को, और ड्रग इंड्यूस्ड फीवर हुआ स्किन रैश ला दो। और इसका जो है एडवर्स इफेक्ट किसका, इसका एडवर्स इफेक्ट इसका है हेपेटाइटिस, ब्लड विजन और क्या, पैराथीसिया। बहुत अभी कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, बट ट्राई टू रिमेंबर द इमेजेस, ठीक है ना। फिर अपना आता है क्या, हाँ एक दूसरा लाइन और ड्रग्स, इतना बस पढ़ना अपने को, फिर हो जाएगा। तो देखो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो है ना, उनको अब यहाँ से याद करो। अपने घर में क्या क्या होता है, अपने घर में फ़ैन होता है, ठीक है, अपने घर में बेड होता है, ठीक है, अपने घर में कप पहनने के लिए कपड़ा होता है, ठीक है, अपने घर में बड़ी सी गाड़ी है, ठीक है, और अपन लोग ये सब होता है तो जब हम लोग खेलने जाते हैं तो ग्राउंड पे जाते हैं, तो रेफरी भाई आ गए, सिंपल। तो घर में क्या क्या है, फ़ैन है, ठीक है, बेड है, ठीक है, पेंट है, कैपरी, ठीक है, और गाड़ी है। तो फ़ैन को हम लोग बोल रहे हैं फ्लोरोक्विनोलोन, ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन। बेड को हम लोग बोल रहे हैं बेडाक्विलिन, बेडाक्विलिन हो गया। कैपरी है तो कैप्रियोमाइसिन, और अपने पास बड़ा सा ट्रक भी है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोलाइट्स, ठीक है ना। और खेलने जाते हैं तो रेफरी वाले हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो देखो फ़ैन है अपने यहाँ, फ़ैन को हम लोग क्या बोले, फ्लोरोक्विनोलोन। तो फ्लोरोक्विनोलोन क्या है, फ्लॉक्सिसिन उसी से निकाला गया है, तो लीवोफ्लॉक्सिसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन, सिंपल। देखो एफ है, एफ को पलटा दो, ऐसे दिख रहा है ये, उसमें जोड़ दो तो ये डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, सिंपल। और उसके साइड इफेक्ट्स भी जनरल नॉजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सब दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब अपना फैन से आगे बढ़ते हैं तो बेड पे आते हैं। तो बेड जो है उसको कहते हैं बेडाक्विलिन। तो बेडाक्विलिन क्या करेगा, बी के आसपास ए दिख रहा है तो एटीपी सिंथेसिस को रोक रहा है। फ्लोरोक्विनोलोन क्या रहा था, एफ को पलटा देता है तो डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ये एटीपी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन दिख रहा है, चेस्ट को अफेक्ट कर रहा है बेसिकली। बेड हम लोग चेस्ट के बल सोते हैं ना ऐसे, या फिर जैसा भी आप सो रहे हो शोल्डर में, तो वही चेस्ट पेन और प्रोलॉन्ग क्यूटी इलॉन्गेशन हो गया, ठीक है। फिर अपना आता है कैप्रियोमाइसिन। तो कैप्रियोमाइसिन क्या है, ये कैप्री जो है, दो चीज़ कैप्री और रेफरी दोनों में ई आ रहा है ना, तो दोनों में नहीं, कैप्री और अमीनो, ठीक है उसको छोड़ो। तो इसमें क्या है, अभी तक हम लोग ने क्या क्या किया, फ्लोरोक्विनोलोन में अपन लोग ने डीएनए को रोका, यहाँ पे एटीपी को रोका, अब यहाँ पे प्रोटीन को रोकेंगे हम लोग, सीपी। तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट किया तो सेल डेथ हो जाएगा। और एडवर्स इफेक्ट वही नॉर्मल जनरल साइड इफेक्ट्स। तो तीन पढ़ चुके अभी, फ्लोरोक्विनोलोन जिसके अंदर आता है फ्लॉक्सिसिन, लीवोफ्लॉक्सिसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन। बेडाक्विलिन पढ़ लिया, बेडाक्विलिन क्या एटीपी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। कैप्रियोमाइसिन पढ़ लिया, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो रहा है, ठीक है। फिर अपन लोग देखते हैं बड़ा वाला गाड़ी मतलब मैक्रोलाइट्स। तो इसके अंदर वही माइसिन वाला है, जिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, वही सब आता है। और रेफरी वाई है, रेफरी वाई के रिफेम्पिसिन नहीं है, उसके अलावा सब है, जैसे रिफाब्यूटिन, रिफामाइसिन और रिफापेंटिन, ठीक है। रिफामाइसिन, पेंटिन तो याद ही हो जाएगा, ब्यूटिन भी ठीक है, माइसिन में कोई दिक्कत नहीं। चल एक पार्टी समझ गए कि अपने घर में क्या क्या होता है। अपने घर में बेड होता है, फ्लैन होता है, बेड होता है, अपना कैपरी होता है, और बड़ी सी गाड़ी होती है, अपन खेलने जाते हैं मैदान पर, तो रेफरी होता है। अभी ये देखो हम लोग, अब ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अपने घर का हो गया था, ये वाला पार्ट जिम का हो गया। जिम का हो गया मतलब क्या, अपने जिम जाते हैं ना अपन, तो अपना शोल्डर मसल को क्या कहते हैं, डेल्टॉइड। तो डेल्टॉइड को मैं इतना जिम गया कि डेल्टॉइड जो है अपना क्लोज और सॉलिड बन गया। क्यों, क्योंकि मैं प्रोटीन पाउडर खाता था, मतलब अमीनो एसिड खाता था। तो देखो डेल्टॉइड से हम लोग क्या बना दिए, डेलामेनेड, ठीक है। डेलामेनेड क्या करेगा, डिसरप्ट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो डेल्टॉइड से हम लोग ने क्या बनाया, डेलामेनेड। अब तो डेल्टॉइड सॉलिड, तो सॉलिड क्लोज सॉलिड अपना अमीनो एसिड, तो क्लोज से अपना हो गया क्लोफाजमीन। तो क्लोफाजमीन भी वही डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर रहा है, क्योंकि एफ था, सी के पास भी डी आ रहा है, तो क्लोफाजमीन, ठीक है। अब सॉलिड से हम लोग बना दिए लिनेजॉलिड। और अमीनो एसिड से बना दिए अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अमीनोग्लाइकोसाइड के अंदर आता है अमीकासिन बैक्टीरियल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, सिमिलर टू कैप्रियोमाइसिन, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूजिंग हुआ होगा, तो इसको ऐसे ट्रिक से ही याद करना है कि फ़ैन है अपने पास, बेड है अपने पास, कैपरी है अपने पास, गाड़ी है और रेफरी है।
जिम में अपन लोग क्या किया, डेल्टॉइड मसल बनाया किसके, जो कि सॉलिड और क्लोज है, और क्लोज और सॉलिड है, और किसकी हेल्प से, अमीनो एसिड की वजह से। तो अमीनो एसिड का नाम है अमीनोग्लाइकोसाइड, जिसके अंदर आता है अमीकासिन। रेफरी का नाम तो समझ गए, रिफाम्पिसिन के अलावा सब रिफाब्यूटिन, रिफापेंटिन, है ना, और रिफामाइसिन। और बड़े बड़े मैक्रोलाइड्स में एजिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन में प्रोटीन सिंथेसिस में थोड़ा सा। बेडाक्विलिन में याद कर लो कि बेड हम लोग चेस्ट के बल सोते हैं तो चेस्ट वाले सिम्टम्स आ रहे होंगे, मतलब क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, चेस्ट पेन आ रहा होगा, और तो जनरल सिम्टम जोड़ ही सकते हो। और अपना फैन से फ्लोरोक्विनोलोन, सिंपल। चलो खत्म हो गया। तो अपन लोग फर्स्ट लाइन ड्रग्स पढ़े, इसमें HRZD याद करना, मतलब HRZE। और फिर यहाँ पे सेकेंड लाइन में ये 4 पढ़े, ये साइक्लोसिरिन ना, साइक्लोसिरिन, टेरिजोडोन, और अपना पैराजेनामाइड में सल्फोनामाइड और इथियोनामाइड। ठीक है, और ये तो इसको समझ गए हम लोग, ऐसे करके ट्रिक बना के याद कर ली। चलो नाइस, बाय।